संघर्ष करते हैं। वो कहते हैं ना, भारत ऐसा देश है जहां पे गरीबों को कोई नहीं सुनता, है ना। बड़ी दिक्कत यही है साथी, गरीब तबके नहीं, कहते ना कि गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो केरल में दोस्तों स्कूल तक पहुंचने के लिए लकड़ी के नाव का प्रयोग होता है। ये नाव कुछ इस तरह से दिखता है और इस नाव को दोस्तों बल्लम कहा जाता है। आपको बस इतना याद रखना कि बल्लम क्या होता है। अब मैं आपको और बताऊंगा, सिकारा क्या होता है, डोंगा क्या होता है, फेरी क्या होता है, ये भी आप लोग बताओ साथी। अब इतना खर्चा हो गया महाराज, थोड़ा खर्चा और कर लो। बताओ साथी, ये जो नाव होता है जिसमें सिकारा है, डोंगा है, फेरी है, इनका अर्थ क्या होता है, ये कहां पे प्रयोग होता है, इनकी विशेषता क्या होती है। साथियों लाइन बाय लाइन समझो। पहले अगर बात करें हम सिकारा की, तो सिकारा एक हल्की चपटी तली वाली पारंपरिक लकड़ी की नाव है जो देखने में दोस्तों वेनिस की गोंडोला नाव की तरह दिखती है। रही बात दोस्तों इसके प्रयोग की, तो इसका प्रयोग डल झील में किया जाता है। हम बात करेंगे अब डोंगा की। तो डोंगा दोस्तों एक प्रकार की साधारण सी एक नाव होती है जो लोग पानी के ऊपर ये नाव इस तरह बनाते हैं जैसे घर लगता है। डोंगा का यही विशेषता है, डोंगा भी एक नावे है, एक नाव ये भी होता है, नाम नहीं कर रहा हूं, नाव। लेकिन इस नाव की विशेषता ये है कि ये घर जैसा बना होता है। उसी पानी पर ये लोग इस नाव को रखते हैं, उसी में लोग रहते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं। और बात अगर फेरी की करें, तो फेरी एक ऐसी बड़ी नाव या जहाज होता है जिसका प्रयोग गाड़ियों और सामान को लाने में होता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ साथी। चारों विकल्प इसलिए कराता हूं, पता नहीं पेपर में कौन सा पॉइंट आपसे पूछ ले। लिंगहू फेन किस देश का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। कितना गंदा लग रहा है, सांप दिख रहा है ना। तो गुरु ये हांगकांग में होता है, इसको हटाओ जल्दी स्क्रीन से। आ जाओ। गोवा में दोस्तों मछली को पकाने के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है, बताओ। गोवा में मछली को पकाने के लिए किस तेल का प्रयोग होता है। हमने बताया था कि नारियल के तेल में पकी मछली गोवा के लोग खाते हैं और सरसों के तेल में पकी मछली समीर के लोग खाते हैं, मतलब कश्मीर के लोग खाते हैं। इसका ट्रिक क्या था, सा से सरसों, सा से समीर, समीर मतलब कश्मीर। और अगर नारियल के तेल में पकी मछली कहे तो दोस्तों गोवा के लोग खाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर इतना खर्चा हो गया महाराज, थोड़ा खर्चा और कर दो। जैसे टैपियोका भी तो खाने वाला कोई पदार्थ है जो साबूदाने की तरह दिखता है, ये कहां पे खाया जाता है, बताओ साथी, कहां पे खाया था टैपियोका, बताओ जरा आप लोग तो। हाँ जी, जल्दी से आप लोग उत्तर करेंगे मेरे भाई। तो टैपियोका दोस्तों जो होता है ये केरल में खाया जाता है, उबाल कर लोग खाते हैं। और ये एकदम कह सकते हो ना कि साबूदाने की तरह होता है। वहां पे कप्पा भी कहा जाता है उसको। कश्मीर में सरसों के तेल में पकी मछली खाई जाती है। जैसे टैपियोका कहाँ का मुख्य भोजन है। अब देखो साबूदाने की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चित्र देखो टैपियोका का, साबूदाने की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब चूंकि कमेंट आपको करके लिखना है, चूंकि जिससे आपको याद हो जाए साथियों, जिससे आपको याद हो जाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सोचकर बताना है। तो प्यारे भाई, सरसों के तेल में पकी मछली कश्मीर को लोग खाते हैं, जबकि टैपियोका एक प्रकार का साबूदाने की तरह एक पदार्थ होता है जिसको उबाल कर खाया जाता है। इसका संबंध केरल से है। अब महाराज अगर केरल की बात करोगे तो मैं फिर कहूंगा ये वही केरल है जिसको मसालों का शहर कहते हैं, वही केरल है जहाँ पे साइलेंट वैली है, वही केरल है जहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है, ये वही केरल है जहाँ पे कथकली लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करेंगे, यहाँ का लोक नृत्य भरतनाट्यम है, ये वही तमिलनाडु है जहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में दोस्तों नाटक करोगे तो दंड मिलेगा, मतलब दांडेली नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है। बांधव नहीं, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। एपिक्को आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक में हुई। अब महाराज खूब खर्चा कर दिया, आंध्र प्रदेश में आ जाओ। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये वही आंध्र प्रदेश है जहाँ पे पोचमपल्ली नाम की साड़ी इतना फेमस हुआ कि वहां पे लोग जिले का नाम बदलकर ही पोचमपल्ली लिख दिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथियों, केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, जरा बताएगा हमारा भाई। किसानों को, केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। स्क्रीन पर बातें हैं, बातों में जज्बाते हैं, आप लोग काबू करिए और बताइए।
प्यारे भाइयों, जो आपका जवाब होगा, केचुआ को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो केचुआ है जो मिट्टी में छेद बनाकर उसे पोली और उपजाऊ बनाता है कि नहीं? चलो साहब, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। ठीक है साथियों, आप लोग कर लो पहले एक बार। चलो दोस्तों, इसका उत्तर आप लोगों ने कर लिया। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं दोस्तों। ये आइए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, पोचमपल्ली जो साड़ी है किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? अब अगर आपको देखना है तो पोचमपल्ली साड़ी भी आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पर एक नमूना आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये तेलंगाना से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना साथियों अलग हो गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से साथियों तेलंगाना क्या हुआ? अलग हो गया है, जिसकी वजह से फाती क्या दिक्कत है कि अब इसको तेलंगाना में ये चला गया पोचमपल्ली साड़ी। तो पोचमपल्ली जिले का नाम है, तेलंगाना से इसका संबंध है। साड़ी आप लोग देख सकते हो, यही साड़ी है। अब आप अनुभूति कर सकते हो, बाकी इसमें क्या अंदाजा लगा पाओगे। आगे, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाती है? बताओ दोस्तों, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा की जाती है? साथियों, अगर मैं बात करूं झूम खेती की, तो ये कहां पे होता है बताओ? तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में, कहां पे होता है? झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तानी इलाका। जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि झूम खेती एक ऐसी खेती होती है दोस्तों जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है, जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, अगरतला हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन जगहों पर होता है, जहां पर अगर एक बार कोई खेती कर लिया तो अगले 5 साल तक उस खेत को खाली वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब 5 साल बाद उसमें जो भी खरपतवार उगा रहेगा उसको उसी खेत में जला दिया जाता है, फिर वो राख बन जाएगा, वो खाद बन जाएगा। उसके बाद भी खेत की जुताई नहीं की जाती है, हाथों से मिट्टी को भुरभुरा करके बीज का छिड़काव कर देते हैं। फिर वही दोस्तों आपके लिए क्या बन जाता है? झूम की खेती का एक नमूना बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताओ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स। राइट आंसर दोस्तों इसका बनने वाला है वन एंड ओनली बछेंद्री पाल। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था 23 मई 1984 को इन्होंने साथियों अपना कदम रखा था। ये सब बात आपको पता होगा। नाम है इनका बछेंद्री पाल। अब दोस्तों बाकी लोग भी विकल्प में आपको दिख रहे हैं, उनके बारे में भी आपको जानने की इच्छा हो रही होगी। जैसे पीटी उषा की बात की जाए तो दोस्तों ये भारत की एक मशहूर ट्रैक और फील्ड दौड़ की एथलीट, मतलब ये फील्ड में जो दौड़ लगाना होता ना उसकी खिलाड़ी हैं, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इनको एक उपकरण इनका नाम दिया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको पता है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये एक प्रकार की वेट लिफ्टर हैं। वेट उठाना इनका खेल का इनका कर्तव्य था। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। बात करें दोस्तों सुनीता विलियम्स की, तो ये नासा की एक प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल पे है? मैंने अभी भी पढ़ाया था, भारोत्तोलन। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी कुछ इस तरह से दिखती हैं। अगर आप देखना भी चाहें तो ग्राफिक्स के थ्रू देख लीजिए। आगे, हमारे देश के नक्शे में गुजरात के सापेक्ष केरल की दिशा क्या होगी? बताओ साथी, हमारे देश के नक्शे में गुजरात के सापेक्ष केरल की दिशा क्या होगी? अब कुछ लोग क्या करेंगे, मैप पढ़ना शुरू कर देंगे। भैया मैप पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभार इस तरह का प्रश्न आता है, और अगर आता भी है ना तो सेम क्वेश्चन में यह पूछता है। आप जाकर देखना, प्रीवियस ईयर में रिपीट कर लो, पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में यह क्वेश्चन में बार बार पूछते हैं। या तो आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आ जाता है। तो मैप में अपना टाइम बर्बाद मत करना।
हमारे देश के नक्शे में गुजरात के सापेक्ष केरल की दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम? साथियों यहां पे जो आपका जवाब जाएगा मेरे भाई वो होगा दक्षिण पश्चिम। आपको दिख ही रहा होगा सीधा सीधा मैप में। आगे, कौन से जानवर रात में जगते हैं और वे हर चीज को केवल किन रंगों में देख पाते हैं? बताओ, वो कौन सा जानवर है जो रात में जगता है और अगर जागता भी है तो वो वस्तुओं को किन रंगों में देख पाता है? लाल और हरा, काला और सफेद, नीला और पीला, सभी रंगों में। साथियों आपसे एक सूचना है, एक आपको बहुत जरूरी बात बताना है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ स्टडी नोट्स बाई किए हुए हैं, हम पर भरोसा किए हैं, आपसे एक निवेदन है कि आप लोग टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिए, टेस्ट भी देना शुरू कर दीजिए। अगर आपका नंबर 150 में 115 120 तक जा रहा है तो समझ जाना कि आपका पेपर में जो नंबर आएगा वो 100 नंबर तक आ जाएगा, क्योंकि जितना नंबर घर पे आता है ना उसमें से 15-20 कम कर लेना, वही आपका एक्चुअल स्कोर है। लेकिन अगर आपका नंबर 150 में 90 या 95 ही आ रहा है तो फिर पेपर में 70 ही या 75 ही आएगा। इससे आइडिया आपको लग जाएगा कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम हो रहा है तो उसके लिए हम आपको 2-4 पेज अलग से देंगे जिससे आप पहली बार में ही सीटेट को क्रैक कर दें। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बस पढ़े और पेपर में चले गए। थोड़ा सा इवेलुएट करो, खुद से सवाल करो। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होते हैं और प्रश्नों को हल करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगला प्रश्न देख लो साथी, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? यार भाई मैं रटवा चुका हूँ। मैंने कहा जड़ और तना को पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है। जिन चीज़ों को हम डायरेक्ट खा सकते हैं उसे तो जड़ कहते हैं। जैसे गाजर डायरेक्ट खा लोगे, मूली डायरेक्ट खा लोगे, शकरकंदी डायरेक्ट खा लोगे, लेकिन आलू को उबाल कर पका के खाते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता। तो जिन चीज़ों को तुम डायरेक्ट नहीं खा सकते वो तना होता है, और जिन चीज़ों को हम आप डायरेक्ट यूज में ला लेते हैं तो प्यारे भाइयों जो डायरेक्ट यूज में आपके आ जाता है वो आपका क्या होता है? जड़ होता है। नहीं आ पाता है तो तना है। उत्तर इसका आलू होगा। आगे, हाथी के बारे में सही कथन का चुनाव करिए। 4 विकल्प आपके सामने, साथी बताइए। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पे ज़्यादा पत्तियां खा सकता है, सही बात है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, क्या ये बात सत्य है कि गलत है? कमेंट करके बताओ दोस्तों। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे ही सोता है या फिर ज़्यादा या कम सोता है? मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है साथी, हाथी 8 से 10 घंटे नहीं सोता, हाथी बहुत कम आराम करता है, वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी ये विकल्प गलत है। हाथी के झुंड की मुखिया सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है, सही बात है। हाथी के बच्चे का वजन जन्म से समय 500, गलत बात है। हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो आमतौर पे 200 किलोग्राम होता है शुरुआत में, जब वो जन्म लिया होता है तो 500 किलोग्राम नहीं होता। सही कथन का चुनाव करना है ना। एक वयस्क हाथी एक दिन में सॉरी दोस्तों यहाँ पे सुधार करना, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 नहीं 100 किलोग्राम पत्तियों को खाता है, यानी गलत ये भी है। सही क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही है। हाथी के झुंड की मुखिया सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। हाथी के बारे में आपको फिर बता दूं, हाथी को गंदे पानी में नहाना बहुत पसंद है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलता है। एक सामान्य हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटे सोता है। झुंड का नेतृत्व जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ भैया, इन चीज़ों को दिमाग में सेट कर लो आप। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर पे ही साथी वो पहचान जाता है। समझे? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मच्छर इंसानों को दोस्तों कैसे ढूंढता है? आप लोग बताओ भाई। मच्छर जो होता है वो इंसानों को कैसे ढूंढता है? आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। पैरों की तलवों की गंध और लार्वा से, सही बात। आवाज से, गलत बात। दिल, गलत बात। ये भी गलत बात। जो मच्छर होता है ना वो आपके पैर में जो पसीना होता है, जो गंध होता है, शरीर की गर्मी, इससे पहचान के आपकी बॉडी पर बैठ जाता है और तुम्हारे खून को पीना वो शुरू कर देता है। ये वही मच्छर है। समझे? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले प्रश्न पे क्या करें? राजस्थान के किस समुदाय के लोग खेजड़ी और जानवरों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं? तो भैया बिश्नोई संप्रदाय के लोग। राजस्थान में जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं
ये दोस्तों आज के अगर मैं आपको बताऊं, हजारों साल पहले की बात है। हजारों साल पहले की बात है, जब राजस्थान में पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो यही जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं ना, ये पेड़ों से एकदम लिपट गए थे, चिपक गए थे। आज भी जो राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ है, उसके नीचे जो लोग रहते हैं उन्हें बिश्नोई ही कहा जाता है आज भी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी हमसे 4 गुना दूर तक देख सकता है? दोस्तों चील, बाज और गिद्ध कहाँ है? ये वाला। चील में 3 अक्षर है, 1 जोड़ दो 4, बाज में 3 शब्द है 4। तो चील, बाज और गिद्ध इंसानों की तुलना में 4 गुना दूर तक देखता है। और दोस्तों जो बाघ होता है वो इंसानों की तुलना में मेरे भाई वो कितना गुना देखता है? तो जो बाघ होता है वो लगभग 6 गुना दूर तक देखता है। आगे, पर्यावरण अध्ययन में जो थीम आधारित दृष्टिकोण होता है उसका उद्देश्य, दोस्तों हर आंदोलन का एक स्लोगन क्यों लिया जाता है ना? तो जो थीम होता है ना वो लोगों को जोड़ता है। एक जो नारा होता है ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भारत भारतीयों के लिए है, वेदों की ओर लौटो, ये जो नारे होते हैं ये लोगों की भावनाओं को कनेक्ट करता है। तुम्हें क्या लगता है जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई? नहीं साथी, ये आमतौर पे लोगों की जो लाठी पड़ी, इससे लोगों ने जो सोशल मीडिया पर देखा तो भावनाओं, कहते हैं ना कि जब इंसान भावनाओं से जुड़ जाता है तो वह सारे दोष माफ कर देता है, फिर उसको वो केवल समस्या ही दिखती है। तो वो भावनाओं को कनेक्ट कर लिया, इसलिए ज़्यादा भीड़ वहाँ पे जुड़ गई। तो ज्ञान को संपूर्णता पे जोड़ना दोस्तों यही आपका उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी। 12 मार्च के दिन इसकी शुरुआत हुई थी साथी। कब हुई थी? 12 मार्च के दिन। 24 दिन तक लोग पैदल चले। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा था। ठीक है, चले साथी। और हाँ दोस्तों, आज का क्लास तो मैं अभी करवा ही रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कल आपको सामाजिक अध्ययन की क्लास मिलेगी, तो सब लोग तैयार रहना। जी हाँ, तो सब लोग तैयार रहना कल की क्लास में, क्योंकि कल सामाजिक अध्ययन के 200 प्रश्न मैं आपको लेने वाला हूँ। इसी टाइम पर होगा, शाम को 3 बजे तैयार रहना। मैं 3 बजे कहता हूँ, तुम 3:30 बजे आते हो। वही हाल है कि लेट टीचर को आना चाहिए, सबसे ज़्यादा लेट तो तुम ही लोग रहते हो, है ना? तो समय पे उपलब्ध रहा करो। क्लास की कोई फिक्स समय नहीं होता है, 3:15, 3:20 इतने पे लाइव हो जाता है। जो टॉपिक छूट जाते हैं उसका, हालांकि फिर वही बात है, सब बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं समझदार है ना? फिर वही मैं बोलता हूँ कि इंसान अपनी परिस्थितियों का जन्मदाता स्वयं होता है, कोई और नहीं होता है। सूर्य की ऊर्जा के हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? दोस्तों देखो, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा ना तो मानव का जीवन नहीं चलेगा, है ना? बाकी चीज़ें तो इतना ज़रूरी इसमें है नहीं कुछ खास। आगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? थोड़ा बहुत डेटा भी आप लोग जानते रहो। बताओ, भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? आमतौर पर सरकार भाजपा की है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी तैयार करके जाओ। चलो साथी, जल्दी से आप लोग मेरे को बताइए, कुंभ मेला में कितने लोग गए थे? आप लोग गए थे, नहीं गए थे? कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा? साथियों, हकीकत तो यह है कि दिए गई जितनी नदियां इसमें हैं, तीनों आपका अगर देखा जाए तो गंगा और यमुना, ये यार दोनों ही सही है, लेकिन आमतौर पे आप जो सही उत्तर मानोगे वो गंगा नदी के साथ आप जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ साथी। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? साथी, ओजोन की परत जो होती है, देखो जिसमें हम आप रहते हैं, ये तो क्षोभ मंडल है जिसमें मानव जीवन पाया जाता है। जिस मंडल में दोस्तों हम आप रहते हैं इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें मानव जीवन होता है। ये ज़मीन पर लगभग दोस्तों 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर देखा जाए साथी तो क्षोभ मंडल ही है। यानी आसमान में अगर ऊपर आप 18 किलोमीटर तक जाओगे तो क्षोभ मंडल ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जाओगे तो 18 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक क्या होता है? समताप मंडल होता है।
उसी समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य ये होता है कि दोस्तों जो सूर्य की खतरनाक किरणें हैं उनको वो पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी जो हानिकारक किरणें हैं उनको आने से रोकती है, वही ओजोन परत होती है। ओजोन की परत को बचाने के लिए दोस्तों समझौता हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर के दिन 1987 को। इसीलिए हर साल पेपर में ये बात पूछ लेता है कि बताइए ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को दोस्तों हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? क्या बात है सर, भरिए पूरा कमेंट बॉक्स अपने सही जवाब के द्वारा। दोस्तों मसालों का शहर कहा जाता है केरला को, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों ये था आपका आज की क्लास। हमें पूरा भरोसा है कि आपको हमारी ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखो। बाकी दोस्तों ऐसे भाई बहन जो लोग सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं, अगर आपकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है, परेशान हो कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो साथियों आपके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट इसी मदद के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है एक ऐसा स्टडी नोट्स जो मात्र 150 पेज का होगा। इसे पढ़ने के बाद ना तो कोई बैच खरीदने की ज़रूरत है, ना मोटी मोटी किताब देखने की ज़रूरत है, और ना बिना मतलब की फालतू टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है। क्योंकि इस नोट्स में दो चीज़ें हैं। 90 पेज में आपको मिलेगा संपूर्ण पेडागोजी जो पेपर में कभी बदलता नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको पास कराने के लिए ये अकेला काफ़ी है। बचेगा 60 नंबर टॉपिक का, तो टॉपिक में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे बड़ी गलती ये होती है जब हमको ये नहीं पता है कि टॉपिक में क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो हम कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें 150 पेज में सब समाहित है। अगर 1 घंटे आप इसे रोज़ पढ़ोगे तो 10 दिन में तुम्हारे पूरे सिलेबस को कवर कर लेगा ये, और अगले 3-4 दिन रिवीजन कर लेना, ये लाइन बाई लाइन तैयार हो जाएगा। दोस्तों इस नोट्स को पढ़ने के बाद ये तो नहीं कह सकता मैं कि भाई आप टॉपर बन जाओगे। देखो टॉपर बनने के लिए आपकी खुद की मेहनत चाहिए, लेकिन जो मैं सालों से करवा रहा हूँ 105, 110, 115 ये गारंटी है हमारी। आपको कैसे मिलेगा? नीचे दोस्तों आपको नंबर दिख रहा है 9653050981 पे सीधा कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, बाकी कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। चलिए साथी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलते चलते बस आपसे इतना निवेदन है कि सेशन को मैंने लाइक करने के लिए कहा नहीं, तो आप में से काफ़ी लोगों ने लाइक किया भी नहीं, है ना। यही दिक्कत है कि अगर वो कहते हैं ना कि प्यास लगा है और पानी मांगोगे नहीं तो कोई पानी देगा नहीं, क्योंकि दुनिया ये बहुत निष्ठुर है। हर व्यक्ति को अपने काम से मतलब है। आप नहीं मांगोगे आपको नहीं मिलेगा। वही हाल आप लोग करते हो। हमने लाइक के लिए नहीं कहा, आपने लाइक नहीं किया। हमने सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, आपने नहीं किया। सो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने 2-4 दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात करेंगे शाम को 9 बजे 90 नंबर वाली क्लास में, और वो भी क्लास दोस्तों जल्दी ही होगी। ये नहीं कि आप लोग देर तक इंतजार करो। चलिए दोस्तों।